तो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर फ्रेंड्स, नवंबर 2022 का क्वेश्चन पेपर मतलब डीटी का जिसका हमने एनालिसिस किया था, उसमें हमने डियर इंटेंशनली एक क्वेश्चन छोड़ दिया था जो कि आपका क्वेश्चन था DTAA का, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट का। तो मुझे ऐसा लगा था कि यार ये जो क्वेश्चन है तो अक्सर ही आता रहता है, तो फिर इसका एनालिसिस क्या करवाना। बट कुछ बच्चों की मतलब रिक्वेस्ट आई कि सर उसमें हमें क्या रेट वगैरह इस्तेमाल करना है। तो कुछ बच्चों ने कहा कि सर इसका भी एक बार अगर एनालिसिस हो जाए तो सही रहेगा। तो फिर हम ना इस वाले क्वेश्चन का भी एनालिसिस कर लेते हैं। DTAA का जो क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 3B या C था शायद, अच्छा 3C शायद। अच्छा एक मिनट, मैंने ये क्वेश्चन निकाल लेता हूँ। अच्छा तो क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3C ऑफ नवंबर 2022 पेपर 7 DT एग्जाम का क्वेश्चन नंबर 3C, जिसका हमने एनालिसिस नहीं किया था, हमने एक आपको ओवरव्यू दिया था। तो अभी हम इस वाले क्वेश्चन का एनालिसिस कर लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, जब मैंने भी इसको स्टडी किया सो दैट वाज अ मतलब गुड क्वेश्चन, जो कि इस तरीके का क्वेश्चन डियर P7 के एग्जाम में नहीं आया है। हाँ, जिन बच्चों ने 6C दिया हुआ है ऑप्शनल वाला 6C, उनके लिए तो इजी होगा। बट जिन बच्चों ने ऑप्शनल में 6C ऑप्ट नहीं करके कुछ और ऑप्ट किया हुआ था, उनके लिए शायद परेशानी हो सकती है, क्योंकि इस तरीके का जो मतलब क्वेश्चन है ये P7 का पार्ट जनरली एग्जाम में नहीं आता। ये जनरली आता है डियर मतलब 6C में, ऑप्शनल वाले में आता है। बट स्टिल एनी हाउ, तो फिर हम इसका एनालिसिस कर लेते हैं। तो मेरे साथ साथ देखेंगे, Mr. Ritesh, a resident individual aged 42 years, received the following sum during the previous year 21-22. Income from business in India 485, और royalty from country N rupees 7,80,000, rate of tax in country and 10% tax deducted 78,000। तो इसका मतलब ये होगा कि साहब ये जो 7,80,000 रुपए हैं, that is the gross amount, और उसमें TDS कट गया 78,000 रुपए का। ठीक है। इंटरेस्ट फ्रॉम कंट्री वाई, अच्छा US डॉलर 9,500। तो ध्यान दीजिएगा डियर, आपने जो कंट्री वाइज से इंटरेस्ट रिसीव किया है, ये आपने फॉरेन करेंसी में रिसीव किया है, और हमें इसे INR में कंसिडर करना पड़ेगा फॉर इनकम टैक्स पर्पसेस। और सारे बच्चों को पता है इसके लिए हम कौन सा रूल इस्तेमाल करते हैं, रूल 115। तो हम रूल 115 के हिसाब से जो है इसको INR में कन्वर्ट करेंगे। इंटरेस्ट बिकेम ड्यू ऑन 1/4/2022। 1/4/2022 का मतलब हुआ प्रीवियस ईयर 21-22 में। ठीक है। टैक्स डिडक्टेड, अच्छा टैक्स आपका डिडक्ट हुआ है 21/2/2022 को $950। अच्छा TDS रेट 10%। तो ये जो आपका 9,500 है, दैट इज अ ग्रॉस अमाउंट। ठीक है। अच्छा एग्रीकल्चर इनकम इन कंट्री है 1,09,000। आपको पता है डियर, एग्रीकल्चर इनकम सिर्फ इंडिया वाला एग्जेम्प्ट होता है अंडर सेक्शन 10(1). बाकी अगर आप किसी और देश में अगर आप एग्रीकल्चर करते हैं तो वहाँ पे खेती करें और भारत में टैक्स दे दें, भारत में वो एग्जेम्प्ट नहीं होगा। एडिशनल इन्फॉर्मेशन एज पर द DTAA, अच्छा DTAA है, चलिए, एज पर द DTAA बिटवीन इंडिया एंड कंट्री एंड रॉयल्टी विल बी ओनली टैक्सेबल इन द सोर्स स्टेट। बहुत ध्यान से डियर। सो दैट वाज अ स्पेसिफिक पॉइंट जो कि आप बच्चों को ध्यान देना चाहिए था। एज पर द DTAA बिटवीन द इंडिया एंड कंट्री एंड द रॉयल्टी वुड ओनली बी टैक्सेबल बिटवीन इंडिया इन द सोर्स स्टेट। तो इसमें करने की बहुत सारी बातें की जा सकती हैं, बट आपका हम समय बिल्कुल खराब नहीं करेंगे। देखेंगे डियर, भारत और कंट्री एन के बीच में जो DTAA है, जो टैक्स ट्रीटी है, उसने क्या किया हुआ है, उसने रॉयल्टी के लिए एग्जम्पशन मेथड यूज किया हुआ है। और उसने कहा हुआ है कि जो रॉयल्टी होगी वो सिर्फ और सिर्फ सोर्स स्टेट में टैक्स होगी। सोर्स स्टेट वो स्टेट होता है जहां से वो पैसा क्रिएट होता है, जनरेट होता है, ओरिजिनेट होता है। तो मुझे बताएंगे, अगर भारत का कोई रेजिडेंट कंट्री एन से रॉयल्टी इनकम कमाता है, भारत का कोई रेजिडेंट कंट्री एन से रॉयल्टी इनकम कमाता है, तो उस रॉयल्टी का सोर्स क्या है साहब, कंट्री एन, और भारत उसके लिए क्या बन गया, रेजिडेंट स्टेट। तो मेरी बात पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर मैं लेट्स से इंडिया और कंट्री एन के DTAA की बात करूं, तो सिर्फ रॉयल्टी इनकम के लिए, रॉयल्टी इनकम भी कौन सा, जो कि मिस्टर रितेश ने अर्न की है, उस रॉयल्टी इनकम के लिए इंडिया क्या बन गया, रेसिडेंट स्टेट। क्यों सर? क्योंकि मिस्टर रितेश इज द रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और कंट्री एन क्या बन गया, सोर्स स्टेट, क्योंकि साहब कंट्री एन वो देश है जहां से वो रॉयल्टी इनकम जनरेट की गई है। कंट्री एन इज द कंट्री फ्रॉम वेयर द रॉयल्टी इनकम हैज बीन सोर्स्ड। सो कंट्री एन हैज बिकम सोर्स स्टेट, और कंट्री और इंडिया बन गया हमारे लिए मींस रेजिडेंट स्टेट। ठीक है। और DTAA कहता है कि ये जो टैक्स अच्छा नहीं, हाँ ये रहा, द रॉयल्टी वुड बी टैक्सेबल ओनली इन द सोर्स स्टेट। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ कंट्री एन में, भारत उस पर टैक्स नहीं लगाएगा, मींस एग्जम्पशन मेथड। और मैं यहाँ पे कुछ बातें आपके साथ करना चाहता हूँ डियर। जो एग्जम्पशन मेथड होता है, आपको पता है वो दो तरीके से हो सकता है। एक होता है फुल एग्जम्पशन मेथड, और एक होता है एग्जम्पशन विद प्रोग्रेशन मेथड। एग्जम्पशन विद प्रोग्रेशन मेथड, मैं फिर कह रहा हूँ, ये जो क्वेश्चन है ये 6C के लिए ज़्यादा अप्रोप्रिएट था। ये जो है ये मतलब पेपर क्या नाम है कि
मतलब 7 के लिए अब डियर सिलेबस तो हमारा उतना है इसमें भी, बट इतना ज़्यादा अप्रोप्रिएट हो सकता है कि ना हो, बट एनी हाउ अब आ ही गया तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो एग्जामिशन मेथड डियर फ्रेंड्स दो तरीके से काम करता है, एक होता है फुल एग्जामिशन मेथड और एक होता है एग्जामिशन विद प्रोग्रेशन मेथड। हमें यहाँ पे ये नहीं कहा गया कि ये जो एग्जामिशन आपने दी हुई है या आपने फुल एग्जामिशन से दी हुई है या फिर एग्जामिशन विद मतलब प्रोग्रेशन से दी हुई है, तो फिर आप किसी भी एग्जामिशन तो आप किसी भी मतलब अजम्पशन के साथ इसका आंसर आप लेकर आ सकते हैं। हम आपके साथ इसको फुल एग्जामिशन के तरीके से भी देख लेंगे, फुल एग्जामिशन में क्या होगा, और जिन बच्चों ने लेट से एग्जामिशन विद प्रोग्रेशन यूज किया उसके लिए भी क्या होगा, हम इस वाले आंसर में मतलब दोनों वे में वी विल सी। तो मैं थोड़ी सी बात आपके साथ करना चाहता हूं यहाँ पे, अगर आप देखें मेरे साथ साथ, तो एग्जामिशन विद प्रोग्रेशन और फुल एग्जामिशन दो तरीके होते हैं अगर हम एग्जामिशन मेथड यूज करते हैं तो। बट भारत ने जो अपना DTAA एंटर किया है ज्यादातर मतलब देशों के साथ उन्होंने एग्जामिशन विद प्रोग्रेशन मेथड यूज किया हुआ है। तो डियर ये DTAA है, तो अगर आप मेरे साथ साथ देखना चाहें तो अच्छा एग्जामिशन मेथड तो देखेंगे, एग्जामिशन मेथड कैन बी फॉलोड, अच्छा एग्जामिशन मेथड कैन बी फॉलोड इधर बाय वे ऑफ फुल एग्जामिशन मेथड और एग्जामिशन विद प्रोग्रेशन मेथड। बट हमें यहाँ पे बिल्कुल नहीं पता कि आपने कौन सा एग्जामिशन का मेथड यूज किया हुआ है, एग्जामिशन विद प्रोग्रेशन या फिर फुल एग्जामिशन मेथड, हम दोनों में ये देख लेंगे। ठीक है, आगे आते हैं। एज पर द DTAA बिटवीन इंडिया एंड कंट्री वाई इंटरेस्ट कैन बी टैक्स इन बोथ द स्टेट्स। अच्छा, इंटरेस्ट कैन बी टैक्स इन बोथ द स्टेट्स एंड टैक्स क्रेडिट विल बी अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्स पेबल इन द रेसिडेंट स्टेट। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इंटरेस्ट इनकम है $9,500 जिसको हमें INR में चेंज करना पड़ेगा, इस पे जो टैक्स है ये आपका कंट्री वाई भी लेगा और भारत भी इस पे मतलब टैक्स लेगा, और इंडिया इसको क्या अलाउ कर देगा, टैक्स क्रेडिट। और चूंकि आपके यहाँ पे मतलब DTAA है तो हम रूल 128 के हिसाब से आपका टैक्स क्रेडिट आइडेंटिफाई कर लेंगे। ठीक है, अच्छा एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जम्प्ट इन कंट्री M। अच्छा, इंडिया डज नॉट हैव अ DTAA विद कंट्री M। तो आपको पता है डियर, ऐसे देश के साथ जिसके साथ हमारा DTAA नहीं है, हम उनको जो है वो यूनिलैटरल रिलीफ प्रोवाइड करते हैं अंडर सेक्शन 91। ठीक है, अब कुछ बच्चे यहाँ पे बोलेंगे कि सर यहाँ पे रिलीफ की रिक्वायरमेंट क्या है, क्योंकि कंट्री M में तो एग्रीकल्चर के ऊपर टैक्स लगता ही नहीं, हमने तो उनको टैक्स पे ही नहीं किया। देन वेयर द क्वेश्चन मतलब हमने तो वहाँ पे साहब हमने तो टैक्स पे ही नहीं किया, देन वेयर द क्वेश्चन ऑफ द रिलीफ कम्स। ठीक बात है डियर, ये बात आपका कहना सही है, बट मैंने तो सिर्फ आपको ये बताया कि अगर हमने किसी देश के साथ DTAA साइन नहीं किया हुआ, अगर हम रिलीफ देना चाहते हैं अपने देश के मतलब असेसी को, तो मैं डियर यूनिलैटरल रिलीफ प्रोवाइड करनी पड़ेगी सेक्शन 91 के हिसाब से। ठीक है, आगे आते हैं TTBR ऑन डिफरेंट डेट्स। ठीक है साहब, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द टोटल इनकम एंड टैक्स पेबल बाय मिस्टर रितेश अज्यूमिंग दैट ही डज नॉट ऑप्टेड टू बी गवर्न बाय ऑल्टरनेट टैक्सेशन रिजीम 115 BAC। तो फिर डियर जैसे कि हमने आपको पहले बताया कि इसके दो असम्पशन हो सकते हैं। पहला असम्पशन हो सकता है एग्जामिशन में फुल एग्जामिशन मेथड, कि सर जी हम ना फुल एग्जामिशन मेथड में काम कर रहे हैं। फुल एग्जामिशन का मतलब मीनिंग क्या होता है कि जो इनकम आपकी DTAA के हिसाब से एग्जाम्प्ट हो गई वो आपके इनकम के कंप्यूटेशन में शामिल ही नहीं होगी। ठीक है, एग्जामिशन विद प्रोग्रेशन का मीनिंग क्या होता है कि जो इनकम आपकी DTAA के हिसाब से एग्जाम्प्ट भी है वो भी इनकम टैक्स के कंप्यूटेशन में शामिल होगी, और उसको इस्तेमाल करते हुए आपका टैक्स रेट आइडेंटिफाई करेंगे, और जो हमारे पास टैक्स रेट आएगा वो टैक्स रेट हम इस्तेमाल करेंगे ऑन दी अदर इनकम। तो सर इससे फर्क क्या पड़ जाएगा, फर्क पड़ जाएगा डियर स्लैब रेट के केस में फर्क नहीं पड़ेगा अगर हम फ्लैट रेट यूज करते हैं, फर्क पड़ जाएगा अगर हम स्लैब रेट यूज करते हैं। ज्यादा इसके बारे में बात नहीं करते। ठीक है, तो फिर एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहला हम आपके साथ जो अजम्पशन यूज करेंगे दैट इज अगर आपने यूज किया हुआ है फुल एग्जामिशन मेथड। ठीक है, अच्छा सर ये बहुत टाइम लग जाता है, एक सेकंड। तो फुल एग्जामिशन मेथड हम यूज करते हैं सबसे पहले, और एक एक करके मुझे सारे बच्चे बताएंगे। फुल एग्जामिशन मेथड में क्या होता है कि जो इनकम हमारी एग्जाम्प्ट है एज पर DTAA, जहां पे एग्जाम्प्ट इन द सेंस की भारत में एग्जाम्प्ट है क्योंकि इसमें टैक्स लेने का राइट किसके पास है, सोर्स स्टेट के पास, और इस रॉयल्टी इनकम के केस में सोर्स स्टेट कौन सा है, कंट्री N। तो साहब इस वाले रॉयल्टी में सिर्फ और सिर्फ कंट्री N के पास राइट है इसको टैक्स करने का, इंडिया के पास राइट नहीं है इस पर टैक्स लगाने का। और लेट्स से कि इंडिया ने फुल एग्जामिशन मेथड फॉलो किया हुआ है, तो हम पहला जो अजम्पशन लेके चलते हैं दैट इज द फुल एग्जामिशन मेथड। फुल एग्जामिशन मेथड में क्या होगा मेरे साथ साथ देखेंगे, आपकी कैलकुलेशन ऑफ मतलब टोटल इनकम एंड इनकम टैक्स पेबल, ये सारी बातें आप मतलब लिख लेंगे। तो साहब बिजनेस इनकम कितनी है, 485, इसमें से ऐड कर देंगे। अच्छा ध्यान दीजिएगा, रॉयल्टी फ्रॉम कंट्री एन 780, रॉयल्टी कंट्री एन, तो हमारा जो रॉयल्टी का ग्रॉस अमाउंट कितना है 780।
बट सर आपने तो कहा था कि ये जो है वो कंसिडर ही नहीं किया जाएगा। बिल्कुल सही बात है, तो इसको हम यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे। इसकी जगह हम नोट लिख देंगे कि सर जी हम फुल एग्जामिशन में जो है ना वो वाला इनकम जो कि एग्जम्प्ट है एज पर दी मतलब DTA वो हम कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, इंटरेस्ट, अब आती है असली कहानी इंटरेस्ट की। ध्यान दीजिएगा, इंटरेस्ट आपने जो है वो कंट्री वाई से रिसीव किया था, ठीक है, कंट्री वाई, और ये ग्रॉस अमाउंट कितना है इसका $9,500। बट साहब ये जो इंटरेस्ट है ना आपका, ये आपका रिप्रेजेंट हो रहा है इन फॉरेन करेंसी तो हमें ना इसको INR में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और हम INR में कन्वर्ट करेंगे रूल 115 के हिसाब से। और रूल 115 कहता है कि इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज के लिए जो आप कन्वर्जन रेट लेंगे, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज के लिए जो आप कन्वर्जन रेट लेंगे वो आप TTBR लेंगे, जिस महीने वो इंटरेस्ट आपको आपका मतलब ड्यू है उसके पिछले महीने का लास्ट डे। सर अजीब सी बात है, लेट्स से कि इंटरेस्ट मेरा ड्यू है लेट्स से 26 जून को, तो मैं TTBR किस दिन का लूंगा, इसके पिछले महीने मींस में उसका लास्ट डे 31 मई, ठीक है। सर ये बात कहां लिखी है, थोड़ा हमें भी दिखा दो। चले देखेंगे मेरे साथ साथ रूल 115, तो मेरे साथ साथ थोड़ा देख लें। देखेंगे साहब, इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, in respect of income by way of interest on securities, the last date of the month immediately preceding the month in which the interest is due। तो हमने कहा कि लेट्स से कि अगर हमारा इंटरेस्ट लेट्स से ड्यू हुआ है 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल 2022 को, लेट्स से हमारा इंटरेस्ट लेट्स से मतलब ड्यू हुआ है, या फिर मान लीजिए हमारा इंटरेस्ट ड्यू हुआ है 1 अप्रैल 2021 को। सर जी कलर तो डार्क कर लेते, चले साहब, लेट्स हमारा जो इंटरेस्ट है वो ड्यू हुआ है 1 अप्रैल 2021 को, तो फिर उसके लास्ट डेट ऑफ द मंथ इमीडिएटली प्रेसिडिंग द मंथ व्हेन द इंटरेस्ट इज ड्यू, मतलब 1 अप्रैल के पहले 31 मार्च, और उसका लास्ट डे मतलब 31/3/2001, अच्छा हाँ 21 से तो रहेगा सर, ठीक है। तो इस दिन का हमें TTBR लेना पड़ेगा अगर हम इंटरेस्ट को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो मेरे साथ साथ देख लें, इंटरेस्ट है हमारा $9,500 ग्रॉस बेसिस पे हम कंसिडर करेंगे। और अच्छा ये ड्यू कब है हमारा, अच्छा 1/4/21 को, सो दिस इज द डे ऑन विच आवर इंटरेस्ट इज ड्यू। तो हमें कौन सा दिन लेना पड़ेगा, 31/3/2022। रूल 115 के हिसाब से जिस मंथ में आपका इंटरेस्ट ड्यू था उसके प्रीसीडिंग मंथ का आखिरी दिन, ठीक है। तो हमने आपके साथ अभी देखा था, तो 31/3/2021 सर जी, 31/3/2021 उसमें क्या रेट आता है, अच्छा 75 रुपीज़। तो इंटरेस्ट इनकम की हमारी जो कंप्यूटेशन होगी साहब वो 75 रुपीज़ के हिसाब से होगी। तो हमने देखा आपके साथ, तो इंटरेस्ट हमारा कितना बनता है 9,500 इंटू 75, 7,12,500। अच्छा ये हो गया। इसके बाद आते हैं अच्छा एग्रीकल्चर इनकम। सर एग्रीकल्चर इनकम तो एग्जेम्प्ट होता है, नहीं साहब, भारत वाला एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट होता है, विदेश वाला नहीं। एग्रीकल्चर इनकम 109, अच्छा 109। तो मुझे बताएंगे टोटल कितना आया, 485 प्लस 7,12,500 प्लस 109, अच्छा 13,06,500। 13,06,500 में क्या आप मुझे जल्दी से बताना पसंद करेंगे कि हमारे देश का टैक्स कितना आया, टैक्स अमाउंट, और स्लैब रेट लगाएंगे प्लस 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन से जोड़ देंगे। सर 13,0500 में से 10 लाख रुपए घटा दो, इंटू कर दो 0.3 प्लस जोड़ दो 1,12,500, क्योंकि ये 40 ईयर्स के हैं, रेसिडेंट है 42 ईयर्स के, तो इनके लिए हिसाब वो है ना मतलब 2.5 लाख वाला मतलब स्लैब लगेगा, और इन्होंने ऑल्टरनेट को ऑप्ट नहीं किया हुआ, ठीक है। प्लस कर दो 4%, तो साहब ये आता है 2,12,628। अच्छा हाँ ये आता है 2,12,628। तो ये आपका टैक्स पेबल है, बट ध्यान दीजिएगा इसमें आपको ना 2 तरीके की रिलीफ मिलने वाली है। तो सबसे पहले रिलीफ अंडर सेक्शन 90, कौन सा रिलीफ, उस देश के साथ रिलीफ जिसका आपका DTAA है, मतलब साहब मतलब ये कि सर जी रॉयल्टी में तो कोई रिलीफ है नहीं, क्योंकि वो तो भारत देश के इनकम में शामिल ही नहीं हुआ। ध्यान दीजिए, रॉयल्टी जो है कंट्री एन से, उस पर आपको रिलीफ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये तो हमारे देश के इनकम में शामिल ही नहीं हुआ। तो हमें रिलीफ मिलेगा इंटरेस्ट वाले पोर्शन में, क्योंकि हमारे देश के इंटरेस्ट के इनकम में मतलब शामिल हुआ है, और हमें रिलीफ मिलेगा एज पर रूल 128 फॉरेन टैक्स क्रेडिट, ठीक बात है। और फॉरेन टैक्स क्रेडिट के हिसाब से हम कहेंगे सब कि ये लोअर ऑफ फॉलोइंग, आपको कितना रिलीफ मिलेगा, लोअर ऑफ फॉलोइंग रूल 128। और रूल 128 अगर आप मेरे साथ साथ पढ़ना चाहें तो उसमें लोअर ऑफ फॉलोइंग कितना लिखा हुआ है देख लें मेरे साथ साथ।
बस आधा मिनट मुझे और दे दें। हाँ, देखेंगे यहाँ पे सारे बच्चे देखेंगे, द टैक्स क्रेडिट शैल बी लोअर ऑफ द टैक्स पेबल अंडर द इनकम टैक्स एक्ट ऑन सच इनकम। मतलब भारत देश में जो आपको इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से टैक्स पे करना है, और द फॉरेन टैक्स पेड ऑन सच इनकम। फॉरेन टैक्स इंटरेस्ट इनकम में क्या था, TDS 10% का $950। बट सर जी हमने तो पे किया है डॉलर, $950 इंडिया में, मुझे कैसे कंसिडर करेंगे? ध्यान दीजिएगा, द क्रेडिट शैल बी डिटरमाइंड बाय कन्वर्जन ऑफ द करेंसी ऑफ द पेमेंट ऑफ फॉरेन टैक्स एट द TTBR। मतलब मुद्दे वाली बात है, द लास्ट डेट ऑफ द मंथ इमीडिएटली प्रीसीडिंग द मंथ in which such tax has been paid or deducted। मतलब जिस महीने TDS हुआ है उसके पिछले वाले महीने का आखिरी दिन, जिस महीने TDS हुआ है उसके पिछले वाले महीने का आखिरी दिन। तो मेरे साथ साथ देख लें किस महीने TDS हुआ है साहब, $950 टैक्स डिडक्टेड 21/2/2022। मीन्स Feb 21 को TDS हुआ है तो उसके पिछले वाले महीने का आखिरी दिन मतलब 31 जनवरी 2022। इस दिन का TTBR लेंगे, क्योंकि आपने जो टैक्स पे किया है, प्लीज ध्यान दीजिए, रूल 128 के हिसाब से जो आपको फॉरेन टैक्स क्रेडिट मिलेगा वो लोअर होगा किसका, 2 रेट्स का। पहला, जो आप इंडिया में टैक्स पे करेंगे उस वाली इनकम पे, टैक्स पेड इन इंडिया ऑन दैट इनकम, टैक्स पेड इन इंडिया ऑन दैट इनकम। अच्छा, और दूसरा फॉरेन टैक्स पेड। मुझे बताए ना DTAA के साथ कौन सा इनकम हमारे यहाँ पे कवर्ड है? सर सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट इनकम। कितने का? 7/12/500। उसमें फॉरेन टैक्स पेड कितना है? उसमें सर फॉरेन टैक्स पेड है $950। और रूल 128 कहता है कि अगर आपको फॉरेन मतलब करेंसी में अगर आपने कोई मतलब टैक्स पे किया है तो उसके लिए अगर आप उसको अगर आप INR में लेकर आना चाहते हैं तो जिस महीने टैक्स हो गया उसके प्रीसीडिंग महीने का आखिरी दिन। टैक्स सर जी हमने मतलब TDS के फॉर्म में दिया था 21 फरवरी 2022 को, तो हम कौन सा रेट लेंगे TTBR का? 31 जनवरी 2022 का। कितना टैक्स पे किया था? $950। तो मुझे बताए ना कितना रेट था उस दिन? 31/1/2022 को कितना रेट था सर? 31/1/2022 को 78 रुपए का रेट था, 78 रुपीज का रेट था। तो हमने कितना टैक्स पे कर दिया? 950 × 78 कितना बनता है? 74,100। तो एक तो हमारा बन गया 74,100, और सेकंड हमारा क्या बनना चाहिए? सेकंड हमारा बनना चाहिए टैक्स पेड इन इंडिया ऑन द टोटल इनकम, ऑन मतलब टोटल इनकम नहीं, ऑन डेट इनकम, मतलब 7/12/500। तो अगर आप मेरे साथ साथ देखना चाहें तो इंडिया में हमारा जो टैक्स बनता है वो कितना बनता है सर? इंडिया में हमारा टैक्स बनता है 2/12/628। क्या मुझे आप इंडियन रेट ऑफ टैक्स निकालने में मदद करेंगे? 2/12/628 डिवाइडेड बाय 13,06,500 इंटू 100, 16.274% बनता है। 16.274%। तो भारत में 7/12/500 पे कितना टैक्स बनेगा? 7/12/500 इंटू 16.274%, क्योंकि एवरेज रेट तो इतना ही आ रहा है। कितना बना? 115,952। तो मुझे बताएं दोनों में से लोअर कितना है? 74,100। तो फिर हमें फॉरेन टैक्स क्रेडिट अंडर सेक्शन 128 कितना मिल जाएगा? 74,100। क्या किसी को बात समझ आई? तो हमें FTC कितना मिला? 74,100। बट एक और हमें यहाँ पे एक्सपेंडिचर माइनस करना है, ध्यान दीजिएगा। अंडर सेक्शन 91 में हम माइनस करेंगे फॉर द यूनिलैटरल रिलीफ, उस देश के साथ जिस देश के साथ भारत का मतलब टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट नहीं है। तो ये लोअर होगा किसके? दो चीजों का, टैक्स पेड इन इंडिया, एग्रीकल्चर इनकम में आपने इंडिया में कितना टैक्स पे किया, और दूसरा टैक्स पेड इन फॉरेन कंट्री। सर एक बात बताओ ना, फॉरेन कंट्री में तो हमने निल पे किया है, क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम तो यहाँ पे एग्जम्प्ट है। कंट्री में तो एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्ट था, तो फिर हम इसे क्यों कंसिडर करें? हम सिर्फ एक नोट के फॉर्म में भी तो ये बात मतलब लिख सकते हैं, डियर आप कर तो सकते हैं, बट अगर आप इसको ऐसे शो कर देंगे ना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और इंडिया में टैक्स कितना बनेगा सर? हमारा इंडियन रेट ऑफ टैक्स है 16.274%, और हमने ना 1,09,000 पे कितना पे किया होगा? 16.274%, कितना है? 17,739। तो इन दोनों का लोअर है निल, तो फिर इसको निल यहाँ से माइनस कर दें। तो फिर हमारे पास टैक्स लायबिलिटी कितनी आ गई? तो हमारे पास आई 2/12/628 माइनस 74,100, दैट इज 138,528। इसको राउंड ऑफ कर दें 138,530। ठीक है। तो डियर ऐसा तो इस वाले क्वेश्चन में कोई बहुत ज्यादा परेशानी नहीं थी, बट हाँ एग्जाम के टेंस हालात में ना इतना आसान नहीं रहता चीजों को कोरिलेट करना।
तो फिर हमारे लिए ये आंसर हो गया कि हमने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए। हाँ साहब, हमने ये देख लिया, ये हमने सारे के सारे पॉइंट्स देख लिए और हमने टीटीबीआर भी देख लिया। बट हमने ना यहाँ पे जो अजम्पशन लिया है डियर, दैट इज द फुल एग्जामिशन मेथड। बट हो सकता है कि इंस्टीट्यूट फुल एग्जामिशन मेथड न ले। बट साहब यहाँ पे तो, बट सर यहाँ पे तो मेंशन नहीं है कि इंस्टीट्यूट कौन सा एग्जामिशन का मेथड लेगा, इसलिए दोनों तरीके सही है। अगर आपने फुल एग्जामिशन मेथड से काम किया वो भी सही है, अगर आपने एग्जामिशन विद प्रोग्रेशन मेथड से काम किया वो भी सही है। हम आपको थोड़ा सा एग्जामिशन विद प्रोग्रेशन मेथड भी दिखा देते हैं उन बच्चों के लिए जिन्होंने एग्जामिशन विद प्रोग्रेशन मेथड लिया हो, उनके लिए हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो मेरे साथ साथ देख लें, अगर हम फुल एग्जामिशन मेथड से काम करें तो हमारी टैक्स लायबिलिटी कितनी आती है, कहां चला गया, अच्छा उड़ा दिया आपने, अच्छा कितना था ये 13 इतनी आती है 138530 मेरे कैलकुलेटर में लिखा हुआ था। चलिए कैलसी काम आ जाता है। तो सो दैट इज द टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर रितेश, अगर हम फुल एग्जामिशन मेथड की बात करते हैं। बट लेट्स से हम एग्जामिशन विद प्रोग्रेशन के साथ काम करें तो क्या होगा, लेट्स से एग्जामिशन विद प्रोग्रेशन, तो मुझे बताएंगे क्या बिजनेस इनकम पे कोई फर्क पड़ जाएगा? नहीं सर, बिजनेस इनकम तो उतना ही रहेगा 485। हाँ रॉयल्टी इनकम आ जाएगा, बट सर रॉयल्टी इनकम तो डीटीडब्ल्यू के हिसाब से एग्जेम्प्ट है डियर। बट एग्जामिशन विद प्रोग्रेशन मेथड क्या कहता है कि स्लैब रेट इस्तेमाल कर रहे हो ना, तो एग्जेम्प्ट इनकम को भी शामिल करो, उसके हिसाब से टैक्स रेट आइडेंटिफाई करो, और वो टैक्स रेट बट ऑब्वियस सी बात है कि अधिक होगा, फिर उसको लगा दो ऐसे इनकम पे जो कि एग्जेम्प्ट नहीं है। मतलब ये हुआ कि हम रॉयल्टी को सिर्फ इसलिए इंक्लूड कर रहे हैं क्योंकि हमें आपका टैक्स रेट बढ़ा देना है एज पर द डीटीडब्ल्यू, अगर आपने एग्जामिशन विद प्रोग्रेशन मेथड फॉलो किया है तो। ठीक है, तो रॉयल्टी हमारी कितनी थी रॉयल्टी, अच्छा 780, हम ग्रॉस बेसिस पे लेंगे रॉयल्टी। अच्छा ऐड कर दो इंटरेस्ट, तो साहब इंटरेस्ट जो है वो 9500 है, बट रूल 115 के हिसाब से जो है हम मतलब टीटीबीआर लगाएंगे एज ऑन 31/3/2021 का, जो कि मतलब 75 रुपीज है, जो कि हमने आपके साथ पहले भी देखा था। तो इंटरेस्ट आपका इतना ही बन जाएगा जो कि हमने पहले कैलकुलेट किया था, 712,500। ठीक है, और ऐड कर दो एग्री इनकम, क्योंकि एग्री इनकम जो है वो भारत वाली एग्जेम्प्ट होती है, विदेश वाली नहीं। तो फिर हमारा ग्रॉस टोटल इनकम कितना आ गया, ये आता है 20,86,500 रुपए, 20,86,500। ठीक है सर। अच्छा तो सर रॉयल्टी आपने इंक्लूड किया, तो रॉयल्टी के ना 80 क्यूक्यू भी 3 लाख रुपए का मतलब डिडक्शन भी देता है। तो फिर चूंकि ग्रॉस टोटल इनकम है तो लेस कर दो 80 क्यूक्यू बी, जहां तक मुझे सेक्शन याद है 3 लाख रुपीज, अगर गलत हो जाए तो कृपया माफ कर दें। तो साहब फिर हमारी ये डियर ये आ गई टोटल इनकम 17,86,500, 17,86,500, 3 लाख माइनस करोगे सर तो 17,86,500। ठीक है, अब इस पर टैक्स अमाउंट निकाल लें, जल्दी से स्लैब रेट लगाएं और टैक्स अमाउंट निकाल लें। इंटू 0.3 प्लस 1,12,500 प्लस 4%, ये बनता है 362,388। ठीक है, ध्यान दीजिए डियर, मैं फिर कह रहा हूं कि ये जो टैक्स अमाउंट है ये आपका टैक्स अमाउंट पेएबल नहीं है, दिस इज नॉट द टैक्स पेएबल अमाउंट। हमने सिर्फ ये अमाउंट इसलिए निकाला क्योंकि हम आपका रेट ऑफ टैक्स निकालना चाहते हैं। तो मुझे बताएं रेट ऑफ टैक्स कितना आएगा, 17,86,500, अच्छा 20.284%। क्या मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आप कुछ देख पा रहे हैं सर? क्या ध्यान दीजिएगा डियर, यहां पे ना 2 तरीके का रेट ऑफ टैक्स आ गया। एक तो रेट ऑफ टैक्स है डियर ये 16.274% और एक रेट ऑफ टैक्स है 20.284%। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हम स्लैब में काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम जो आपका टैक्स लाइबिलिटी निकालते हैं, ये जो हम टैक्स लाइबिलिटी जो हमने कैलकुलेट की है 362,388, या हमने यहाँ पे जो 2,12,628 रुपए जो हमने आपका आइडेंटिफाई किया, ये हमने स्लैब रेट के हिसाब से निकाला है। अगर हम दोनों पे अगर यहाँ पे फ्लैट रेट लगाते तो फिर रेट आपका रेट ऑफ टैक्स दोनों जगह सेम आता, बट चूंकि हमने यहाँ पे फ्लैट नहीं लगाया, हमने स्लैब पे काम किया, इसलिए यहाँ पे टैक्स रेट आपका अलग हो गया। तो अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पे आपका जो टैक्स रेट है डियर, ये इससे जो था यहाँ पे 16,724% और अगर आप इसको देखें तो फिर ये दोनों इसलिए अलग है क्योंकि हम यहाँ पे स्लैब के हिसाब से काम कर रहे हैं। ठीक है,
तो हमें डियर एग्जामिनेशन विद प्रोग्रेशन मेथड ये कहता है कि जो इनकम आपकी एग्जाम्प्ट है उसको हम इंक्लूड करते हैं सिर्फ और सिर्फ रेट ऑफ टैक्स निकालने के लिए, क्योंकि आप स्लैब में काम करें तो रेट ऑफ टैक्स बट ऑब्वियस सी बात है हायर होगा। ठीक है, तो मुद्दे वाली बात ये है कि ये जो 362,388 हमारा टैक्स पेबल नहीं है, अब हम निकालेंगे टैक्स पेबल एक्सक्लूडिंग द एग्जम्प्टेड इनकम। मतलब तो हमने इतना कुछ जो किया, हमने सिर्फ और सिर्फ इस रेट के लिए किया। हमारी इनकम अभी भी टैक्सेबल कितनी है, 13,06,500। ठीक है, टैक्स ऑन रुपीज, सारे बच्चे बताएंगे कितना आएगा, 13,06,500। ये आता है 265,010। ठीक है, 265,010। तो ये हमारा टैक्स है। बट साहब इसमें ना आपको तीन तरीके की रिलीफ है, अच्छा, तो सबसे पहले रिलीफ ऑन रॉयल्टी मिलेगा क्या, सारे बच्चे बताएं। सर रॉयल्टी तो एग्जाम्प्ट है, तो किस बात का रिलीफ नहीं मिलेगा। ठीक है, रिलीफ ऑन इंटरेस्ट मिलेगा क्या, हाँ मिलेगा, रिलीफ ऑन इंटरेस्ट मिलेगा सेक्शन 90 रीड विद रूल 128। ठीक है, तो मेरे साथ साथ देख लें 128 रूल अभी आपने देखा था, वो कहता था जो रिलीफ होगा वो लोअर होगा दो चीजों का, किन किन चीजों का। अच्छा हाँ, ये रहा टैक्स पेबल अंडर द इंडियन इनकम टैक्स एट 1961 ऑन सच इनकम का मतलब 7,12,500 मींस इंटरेस्ट इनकम टैक्स। अच्छा, फॉरेन टैक्स पेड ऑन सच इनकम मींस $950। और हमने यहाँ पे जो लिया था TTBR ऑन द लास्ट डे ऑफ द मंथ इमीडिएटली प्रीसीडिंग द मंथ इन विच सच टैक्स हैज बीन पेड और मतलब डिडक्टेड। ठीक बात है, तो आपका जो टैक्स डिडक्ट हुआ था वो हुआ था 21 फरवरी 2022 को। तो हमने साहब 31 जनवरी 2022 का हमने मतलब TTBR ले लिया था। और शायद वो TTBR कितना आया था, वो TTBR आया था 78 रुपीज़ का। हाँ 78 रुपीज़ का। तो 950 इंटू 78 हमने कहा था कि फॉरेन टैक्स आपने कितना पे किया है, आपने पे किया है 74,800। तो लोअर हो जाएगा दोनों का, लोअर ऑफ इंडियन टैक्स, फॉरेन टैक्स। मुझे बताएं एग्जाम्पशन विद प्रोग्रेशन मेथड में भी फॉरेन टैक्स चेंज क्यों नहीं हुआ। सर आप अपने देश में कुछ भी करते रहो, फॉरेन टैक्स को क्या फर्क पड़ता है, आर यू गाइस गेटिंग। तो ये तो अभी भी 74,100 ही रहेगा, ये शायद पहले भी 74,100 ही था। अच्छा चले, और इंडियन टैक्स इस बार चेंज हो जाएगा क्योंकि हमने जो है ना वो रेट ऑफ टैक्स बढ़ा दिया है। तो इंडियन रेट ऑफ टैक्स निकलेगा 7,12,500, कहाँ चला गया, अच्छा हाँ, इंटू 20.284%। ये निकलेगा डियर फ्रेंड्स 144,523। बट लोअर कितना है, क्योंकि एग्जाम्पशन तो आपका लोअर होगा ना, लोअर ऑफ द फॉलोइंग 74,100। और इसमें से ठीक है, तो हमने ना दो चीज़ों का रिलीफ आपके साथ मतलब देख लिया, रॉयल्टी का भी देख लिया और इंटरेस्ट का भी देख लिया। मुझे डियर रिलीफ फॉर ना एग्रीकल्चर इनकम भी बता दें। सर क्यों टाइम पास कर रहे हो, सेक्शन 91 नील आएगा क्योंकि ऑलरेडी आपने नील कंप्यूट किया था, क्योंकि आपने फॉरेन टैक्स कुछ पे नहीं किया था, क्योंकि वो कंट्री एम में एग्जम्प्ट था, ठीक है। तो फिर आपका टैक्स पेबल कितना आ जाएगा 265,010 माइनस 74,100, ये आना चाहिए डियर 199,910। ठीक है, तो मेरे साथ साथ बस मुझे आधा मिनट और दे दें। देखिए डियर, तो आपका जो टैक्स पेबल आ रहा है डेट इज 199,910 और पहले आपका टैक्स पेबल आ रहा था 138,530। तो अगर आप थोड़ा सा मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा तो डियर ये जो आपका रेट ऑफ जो अमाउंट ऑफ टैक्स है आपका, ये दो अलग अलग अमाउंट आ रहे हैं क्योंकि हमने अलग अलग ऑप्शंस यहाँ पे हमने अलग अलग मतलब अजम्पशंस ली हुई हैं। तो अगर आप देखें तो हमने यहाँ पे दो एग्जम्पशंस ली हुई हैं, पहला है फुल एग्जम्पशन मेथड, दूसरा है एग्जम्पशन विद प्रोग्रेशन मेथड। और डियर फ्रेंड्स, इंडिया अपने DTSS में जनरली एग्जम्पशन विद प्रोग्रेशन मेथड इस्तेमाल करता है। तो इसलिए अब एग्जैक्टली कौन सा मेथड लेना था ये यहाँ पे नहीं लिखा, बट आपने जो भी आपने एग्जम्पशन लेके किया हुआ दैट इज द करेक्ट आंसर। सो दैट शुड बी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3C। ठीक है, एनी हाउ तो फिर सारे बच्चों को बाय बाय। और हाँ डियर, इन वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स के साथ भी यार शेयर किया करें। तो फिर सबको बाय।